नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे कक्षा 8 की जो सामाजिक अध्ययन है उसमें जो भूगोल का पोर्शन है उसके दोस्तों सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मॉडल पेपर है दोस्तों। सिर्फ भूगोल का इसमें प्रश्न संख्या रहेगी 150। और इस वीडियो को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। इसके बाद दोस्तों पॉलिटिकल का आएगा, फिर हिस्ट्री का आएगा। उसके बाद दोस्तों तीनों वीडियो कमेंट करके मैराथन क्लास बना दी जाएगी, आप जब मर्जी देखते रहना। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये वाला। दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ऑप्शन आपके सामने है, मैं ऑप्शन बोलूँगा नहीं, मैं डायरेक्ट राइट उत्तर बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पश्चिम से पूर्व तक भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। पश्चिम से पूर्व तक भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप देख लीजिए। तो पश्चिम से पूर्व तक भारत का देशांतरीय विस्तार है 68.7 से 97 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न, भारत की मानक समय रेखा किस पूर्वी देशांतर को माना जाता है। भारत की मानक समय रेखा किस पूर्वी देशांतर को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। और इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज, ठीक है। और एनसीईआरटी के अंदर दोस्तों एक और नाम दे रखा है, मेरे याद नहीं आ रहा दोस्तों। एनसीईआरटी में इलाहाबाद भी, इलाहाबाद के पास से भी गुजरती है, और एनसीईआरटी में एक और नाम लिखा हुआ है, वो भी याद नहीं आ रहा दोस्तों। तो वो स्थान भी सही माना जाएगा यदि ऑप्शन में आता है। तो यदि किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, चौथा या सातवां। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का 7वां स्थान है। कौन सा, 7वां स्थान। अगला प्रश्न, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। कितने हैं, 8। तेलंगाना राज्य कब अस्तित्व में आया। तेलंगाना राज्य कब अस्तित्व में आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न, भारत का सबसे उपजाऊ प्रदेश कौन सा है। भारत का सबसे उपजाऊ प्रदेश कौन सा है। तो भारत का सबसे उपजाऊ प्रदेश पूछे आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गंगा का मैदानी प्रदेश। माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 8,848 मीटर। भारत का अन्न भंडार किस प्रदेश को कहा जाता है। भारत का अन्न भंडार किस प्रदेश को कहा जाता है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा का मैदानी प्रदेश। अगला प्रश्न, ऐसे स्थल जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्या कहलाता है? ऐसे प्रदेश जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता और वहां पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उस प्रदेश को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों भाबर। क्या कहते हैं? भाबर। नवीन जलोढ़ क्षेत्रों को क्या कहते हैं? सॉरी, बागर कहते हैं। क्या कहते हैं? बागर। बागर कहते हैं। नए जलोढ़ क्षेत्रों को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और भाबर दोस्तों कौन से प्रदेश को कहते हैं? भाबर। और तराई कौन से को कहते हैं? ये रीट में आया था तराई वाला, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न, ऐसे प्रदेश जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचकर नवीन जलोढ़ मिट्टी बिछाता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रतिवर्ष जहां नवीन मिट्टी आती है उसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। पुराने जलोढ़ क्षेत्रों को क्या कहते हैं? बागर कहते हैं। बागर। ये देख लीजिए, हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर से निर्मित पतले मैदान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपका जवाब मिल गया आपको। तो खादर, बागर, बाबर या तराई, तो उसे कहते हैं भाबर। क्या कहते हैं? भाबर। हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर से निर्मित पतले मैदान को क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। अगला प्रश्न, हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर से निर्मित दलदली मैदानों को क्या कहते हैं? अच्छा प्रश्न है। हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर से निर्मित दलदली मैदान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं तराई प्रदेश। क्या कहते हैं? तराई प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा, सबसे कठोर व सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा, सबसे कठोर व सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो। अब आपको एक चीज़ बताने, जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, ये क्या जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका भाग है या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओ। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला किसका हिस्सा है? विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली किसका हिस्सा है? तो आपका उत्तर मिल जाएगा दोस्तों इसमें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का। किसका? दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, भारत में अधिकांश खनिज संपदा किस भाग में पाई जाती है? भारत में अधिकांश खनिज संपदा किस भाग में पाई जाती है? दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार, गंगा का मैदानी प्रदेश, थार का मरुस्थल द्वीप समूह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में भारत की अधिकांश खनिज संपदा है वो पाई जाती है। किस प्रदेश के दक्षिण में नीलगिरी व अन्नामलाई की पहाड़ियाँ स्थित है? किस प्रदेश के दक्षिण में नीलगिरी व अन्नामलाई की पहाड़ियाँ स्थित है? तो बताइए इसका राइट आंसर जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार। किस प्रदेश के दक्षिण में नीलगिरी व अन्नामलाई की पहाड़ियाँ स्थित है? तो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के। अगला प्रश्न, दक्कन के लावा पठार की उपजाऊ मिट्टी हमारे देश में किस फसल के उत्पादन के लिए उपयोगी है? दक्कन के लावा पठार की उपजाऊ मिट्टी हमारे देश में किस फसल के उत्पादन के लिए उपयोगी है? तो कपास के लिए उपयोगी है। किसके लिए? कपास। अगला प्रश्न, देश की अधिकतर जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है?
देश की अधिकतर जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है? तो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार इस क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में दोस्तों बहुत सी जनजातियां हैं। अगला प्रश्न, रबड़, चाय, कॉफी के बागान के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? रबड़, चाय, कॉफी के बागानों के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? तो रबड़, चाय, कॉफी के बागानों के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और ये जो तटीय क्षेत्र हैं ये फेमस हैं। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में स्थित 247 द्वीपों का समूह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है 247 द्वीपों का जो समूह है इसे। अगला प्रश्न, अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं? तो अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों का जो समूह है उसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। निकोबार, लक्षद्वीप, प्रायद्वीप या अंडमान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट निकोबार में स्थित है। कहाँ? निकोबार में, याद रखना, निकोबार में। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा, ये आपको बताना है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान में स्थित है। कहाँ? अंडमान में। अगला प्रश्न, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी भाषाएं हैं? भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी भाषाएं हैं? तो देखिए दोस्तों 122 भाषाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 122 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी मातृभाषाएं हैं? भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी मातृभाषाएं हैं? तो 234 मातृभाषाएं हैं। कितनी? 234। अगला प्रश्न, संवैधानिक दृष्टि से कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? संवैधानिक दृष्टि से कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? यह अनुसूचित का मतलब ये दोस्तों कि भारत की कितनी भाषाएं उनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, यानी संविधान की दृष्टि से ऐसी कितनी भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक मान्यता दी गई है? तो 22 है दोस्तों। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। और ये 22 भाषाएं हैं दोस्तों, इनका आपको नाम भी पता होना आवश्यक है कि कौन कौन सी भाषाएं हैं, क्योंकि हाँ 2019 में मैं सीटेट का एग्ज़ाम देकर आया था, तो उसमें ये प्रश्न पूछ लिया गया था कि निम्न में से संवैधानिक दृष्टि मतलब संविधान की मतलब संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा कौन सी नहीं है या कौन सी है, इस तरह से प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती? ईरान की नहीं मिलती है दोस्तों, बाकी नेपाल, भूटान, म्यांमार इनकी मिलती है। अगला प्रश्न, थार का मरुस्थल में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? थार के मरुस्थल में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 40%। अगला प्रश्न, थार का मरुस्थल कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? थार का मरुस्थल कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? तो ये 61% भूभाग पर फैला हुआ है। कितने? 61।
विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है थार का मरुस्थल। कौन सा? थार का मरुस्थल। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित मरुस्थलीय भाग को कहा जाता है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित मरुस्थलीय भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय महाद्वीप, सॉरी भारतीय महामरुस्थल। भारतीय महामरुस्थल। ये जिले याद रखना, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर भारतीय महामरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। और एक शायद मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, तो किसी ने जिद करनी शुरू कर दी थी मेरे साथ। ये किताब में लिखा हुआ है, 8वीं क्लास की किताब में लिखा हुआ है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर है, ये भारतीय महामरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहिड़ा है। कौन सा? रोहिड़ा। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा आपसे पूछ ले तो खेजड़ी है। कौन सा है? खेजड़ी। अगला प्रश्न, करड़ क्या है? करड़ क्या है? तो एक प्रकार की घास है। करड़ क्या है? एक प्रकार की घास है। अगला प्रश्न, आरणा क्या है? आरणा क्या है? तो आरणा एक प्रकार की क्या है? बताइए जल्दी से। झाड़ी है। क्या है? झाड़ी। अगला प्रश्न, राजस्थान की जीवन रेखा किस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा तो अरावली को कहते हैं दोस्तों। राजस्थान की जीवन रेखा 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुल लंबाई राजस्थान में 550 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो 692 किलोमीटर है दोस्तों अरावली पर्वतमाला की लंबाई। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस जिले में है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस जिले में है? तो ये है सिरोही में। दोस्तों आपने अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहाँ जाकर आप लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को यहाँ जाकर दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना। होम पेज में जाकर इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहते हैं, क्योंकि पहले 6ठी का बना चुका, 7वीं का बना चुका, अभी 8वीं का है। और क्या पता टाइम मिल जाए तो 9वीं 10वीं के भी बड़े वीडियो आ जाए। और जो राजस्थान अध्ययन है उनके 8वीं तक बन चुके हैं बड़े वीडियो। अगला प्रश्न, पूर्वी मैदानी प्रदेश के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? पूर्वी मैदानी प्रदेश राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 23, 25, 30 या 40? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23% भाग पर फैला हुआ है। कितने? 23% भाग पर फैला हुआ है। अब आपको ये बताना है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न, पूर्वी मैदानी प्रदेश में राज्य की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो बताइए, पूर्वी मैदानी प्रदेश में राज्य की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या है वो निवास करती है? तो 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 40 या 39 भी कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, 56 का मैदान राज्य के किस जिले में स्थित है? 56 का मैदान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अच्छा प्रश्न है। 56 का मैदान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा।
राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का बांसवाड़ा, 56 का मैदान बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, हाड़ौती का पठार राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? हाड़ौती का पठार राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा 7%। अगला प्रश्न, हाड़ौती के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? हाड़ौती के पठार में किस प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लावा निर्मित काली मिट्टी। लावा निर्मित काली मिट्टी हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है 57.51 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू। अगला प्रश्न, अरब सागर के मानसून से राजस्थान के किस भाग में अधिकांश वर्षा होती है? तो देखिए, अरब सागर के मानसून से राजस्थान के किस भाग में अधिकांश वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर आपसे पूछ ले तो होगा दक्षिणी राजस्थान। कहाँ? दक्षिणी राजस्थान में अरब सागर के मानसून से राजस्थान के अधिकांश भाग पर वर्षा होती है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला आपसे पूछ ले तो वो है झालावाड़। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़, जालौर, कोटा या बारा? तो राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है माउंट आबू। जिला पूछ ले तो झालावाड़। अगला प्रश्न, झालावाड़ जिले में लगभग कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? झालावाड़ जिले में लगभग कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में लगभग कितने सेमी होती है? सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो 10 सेमी होती है। कितनी? 10 सेमी। अगला प्रश्न, अरावली के सहारे कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है? अच्छा प्रश्न है। अरावली के सहारे कितने सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है या बांटती है? तो 50 सेमी समवर्षा रेखा, 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, जो अरावली के समांतर गुजरती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मावठ या पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा। ये रीट में आया था प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न, राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। एक तो बंगाल की खाड़ी वाला, एक अरब सागर वाला और एक आंतरिक यानी अंतः प्रवाही नदियाँ। एक अरब सागर में गिरने वाली, एक बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल ले जाने वाली। बनास नदी का उद्गम होता है, बनास नदी का उद्गम होता है। तो बनास नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से होता है। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है। अगला प्रश्न, बनास, बेड़च, मेनाल नदियों के बीच संगम स्थल जिसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है कहाँ बनता है? बनास, बेड़च, मेनाल नदियों के बीच संगम स्थल जिसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है कहाँ बनता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा।
भीलवाड़ा में बनता है ये, भीलवाड़ा। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल है। राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल है। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास कर देना। कौन सा? बनास। पूर्णतः राजस्थान नाम आ जाए। राजस्थान की औद्योगिक नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? राजस्थान की औद्योगिक नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल। राजस्थान की औद्योगिक नगरी यानी कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चंबल नदी के किनारे स्थित है। आप बताइए दोस्तों, चंबल नदी है उसकी लंबाई कितनी है? और जो चंबल नदी है इसके ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? राजस्थान में कितने बांध बने हुए हैं? और मध्य प्रदेश में कौन सा बांध बना हुआ है? राजस्थान में जो 3 बांध बने हुए हैं किस किस जिले में बने हुए हैं? अगला प्रश्न, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनास। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास है। अगला प्रश्न, टोंक व सवाई माधोपुर किस नदी के किनारे स्थित है? टोंक व सवाई माधोपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनास नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बनास। अगला प्रश्न, बनास नदी की लंबाई लगभग है। तो बनास नदी की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 का 480 किलोमीटर। बनास नदी की लंबाई लगभग कितनी है? 480 किलोमीटर। अगला प्रश्न, किस नदी का उद्गम अजमेर के गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूणी। किस नदी का उद्गम अजमेर के गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती 2 धाराओं के मिलने से होता है? तो लूणी। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत में अमरोरू नामक स्थान किस नदी का उद्गम स्थल है? तो माही नदी। माही नदी दोस्तों मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत में अमरोरू नामक स्थान से निकलती है। अगला प्रश्न, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बाणगंगा को कहते हैं दोस्तों अर्जुन की गंगा। बाणगंगा का उद्गम कहाँ से होता है ये आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। किस नदी का पानी भरतपुर में घन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में भूमिगत होकर नम भूमि का निर्माण करता है? तो किस नदी का पानी भरतपुर में घन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में भूमिगत होकर नम भूमि का निर्माण करता है? तो बाणगंगा। कौन सी? बाणगंगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी यदि आपसे पूछ ले तो वो घग्गर नदी है। कौन सी है? घग्गर नदी। अगला प्रश्न, कोठारी, गंभीरी, खारी, मोरेल आदि नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? कोठारी, गंभीरी, खारी, मोरेल आदि नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनास की। कोठारी, गंभीरी, खारी, मोरेल आदि नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो बनास की सहायक हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रधानमंत्री ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? भारत के किस प्रधानमंत्री ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है?
चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है जो चंबल नदी पर निर्मित है? राणा प्रताप सागर बांध। तो राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ जिले में है। राणा प्रताप सागर बांध है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, जवाहर सागर व कोटा बैराज बांध किस जिले में है? जवाहर सागर व कोटा बैराज बांध किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा में। कौन से जिले में है? कोटा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से केवल राजस्थान व गुजरात की सम्मिलित परियोजना है। निम्न में से केवल राजस्थान व गुजरात की सम्मिलित परियोजना है। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा माही बजाज सागर परियोजना केवल राजस्थान व गुजरात की सम्मिलित परियोजना है। अगला प्रश्न, मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? तो मानसी वाकल परियोजना है ये उदयपुर जिले में स्थित है। मानसी उदयपुर में मिली थी। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। तो ये थोड़ा दोस्तों आप ट्रिक से याद रखना, मानसी उदयपुर में मिली थी। कहाँ मिली थी? उदयपुर में मिली थी। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं अपन मानसी वाकल परियोजना में। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? नर्मदा नदी पर किया गया। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर किस जिले में है? माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, पंजाब में सतलज नदी पर फिरोजपुर के निकट बांध का निर्माण किस महाराजा ने करवाया? पंजाब में सतलज नदी पर फिरोजपुर के निकट बांध का निर्माण किस महाराजा ने करवाया? तो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। किसने? महाराजा गंगा सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली नहर किसने बनवाई? राजस्थान की पहली नहर किसने बनवाई? तो महाराजा तेज सिंह ने बनवाई। महाराजा तेज सिंह ने राजस्थान की पहली नहर का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु वर्तमान में किस जिले में है? तो गडरा रोड, बाड़मेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर जिले में। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर बनाने का सुझाव सर्वप्रथम 1948 में सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन ने दिया। ये कहाँ के थे? बीकानेर के। अगला प्रश्न, पंजाब में किन नदियों के संगम में पर हरिके बैराज बना है? पंजाब में किन नदियों के संगम पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया है? तो सतलज व व्यास। एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली इंदिरा गांधी नहर प्रणाली है। याद रखना, कौन सी? इंदिरा गांधी नहर प्रणाली है। अगला प्रश्न, विश्व में मीठे पानी की मानव निर्मित झील कौन सी है? विश्व में मीठे पानी की मानव निर्मित झील कौन सी है? अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ ले तो इसका राइट आंसर होगा जयसमंद। कौन सी है? जयसमंद। अगला प्रश्न 86 नंबर। दोस्तों, यहाँ तक आप वीडियो देखते देखते आ गए हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें।
और कम से कम 5 से 10 दोस्तों में शेयर जरूर किया करें दोस्तों। महाराजा जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर करवाया? तो महाराजा जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर करवाया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोमती नदी। गोमती नदी के पानी को रोक करके महाराजा जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। ये 8वीं क्लास में दोस्तों इधर एक चित्र सा बना हुआ है ना, किताब में ऐसे कहानी सी लिखी हुई है, उसमें है ये सारी चीजें। अगला प्रश्न, चिक्कलवास नहर किस जिले में स्थित है? चिक्कलवास नहर किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। अगला प्रश्न, किस महाराणा द्वारा नदी के बहाव को कृत्रिम रूप से मोड़कर उसे स्थायित्व प्रदान किया गया? महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह द्वितीय, महाराणा जय सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह प्रथम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा राज सिंह प्रथम। अगला प्रश्न, सोम कमला अम्बा परियोजना किस जिले में है? सोम कमला अम्बा परियोजना किस जिले में है? तो ये दोस्तों डूंगरपुर जिले में। किस जिले में? डूंगरपुर जिले में। अगला प्रश्न, अहाड़ नदी पर किस महाराणा द्वारा बांध बनाकर वर्षा ऋतु में प्रवाहित अतिरिक्त जल को फतेह सागर में पहुंचाने के लिए चिक्कलवास नहर का निर्माण किया गया? तो चिक्कलवास नहर का निर्माण करवाया था उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने। फतेह सिंह ने। किसने? फतेह सिंह ने। अगला प्रश्न, विश्व के कुल कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? गजब का प्रश्न है दोस्तों ये। विश्व के कुल कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? पता नहीं मैं हर वीडियो में ये प्रश्न क्यों लेकर आता हूँ, शायद रीट में आएगा ये। विश्व के कुल कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? 11, 16, 20 या 10? तो विश्व के कुल कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? 11%। अगला प्रश्न, धरातल पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जिसमें ह्यूमस मिली होती है क्या कहलाती है? तो मिट्टी कहलाती है दोस्तों, सिंपल सा है। अगला प्रश्न, उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? वालरा, झुमिंग, लदांग, तमराई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झुमिंग। झुमिंग कृषि कहते हैं उत्तरी पूर्वी भारत में। राजस्थान में वालरा कहते हैं। क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है? वालरा, झुमिंग, लदांग, तमराई। तो झुमिंग, वालरा, लदांग, तमराई। तो वालरा हो जाएगा। दक्षिण राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो वालरा कहते हैं। क्या कहते हैं? वालरा। अगला प्रश्न, रजगा किस प्रकार की फसल है? जायद, खरीब, रबी या एक प्रकार की घास है? तो रजगा किस प्रकार की फसल है? जायद की फसल है। अगला प्रश्न, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में गेहूं का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, चावल के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? चावल के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ व काली मिट्टी। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये सेंवर भरतपुर में स्थित है। कहाँ? सेंवर भरतपुर। देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य राजस्थान है। रॉक फॉस्फेट निम्न में से है? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, पेट्रोलियम पदार्थ या ऊर्जा?
तो रॉक फास्फेट है, ये एक प्रकार का क्या है, अधात्विक खनिज है। लिमोनाइट किसका धात्विक अयस्क है? लिमोनाइट किसका धात्विक अयस्क है? तांबे का, लोहे का, फॉस्फेट का या गंधक का? तो लोहे का। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम धातु किस अयस्क से प्राप्त की जाती है? एल्यूमिनियम धातु किस अयस्क से प्राप्त की जाती है? तो बॉक्साइट से। किससे? बॉक्साइट से। थोरियम एक प्रकार का है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, पेट्रोलियम खनिज या ऊर्जा खनिज? तो थोरियम है, ये एक प्रकार का ऊर्जा खनिज है। क्या है? ऊर्जा खनिज। खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? तो खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान को खनिजों का क्या कहते हैं? अजायब घर। भारत में सर्वाधिक खनिजों का भंडार पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान या बिहार? तो भारत में सर्वाधिक खनिजों का भंडार कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। वोलेस्टोनाइट तथा जास्पर का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? वोलेस्टोनाइट तथा जास्पर का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो राजस्थान। राजस्थान का वोलेस्टोनाइट तथा जास्पर के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है दोस्तों, एकाधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सीसा जस्ता, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, तांबा अयस्क, झुंझुनू, अलवर, सीकर या डूंगरपुर, टंगस्टन, नागौर, सिरोही, लोहा अयस्क, भीलवाड़ा, उदयपुर या राजसमंद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमेलित सीसा जस्ता, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, बिल्कुल सही। तांबा अयस्क, झुंझुनू, अलवर, सीकर, डूंगरपुर, सही। टंगस्टन, नागौर, सिरोही। लोहा अयस्क ये दोस्तों सुमेलित नहीं है। ये टेबल दी हुई है कक्षा 8 में, लेसन नंबर 5 खनिज वाला टेबल देखिए दोस्तों, पूरी की पूरी वो। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अधात्विक खनिजों के बारे में असत्य कथन है। रॉक फॉस्फेट, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, चूना पत्थर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, नागौर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर, वोलेस्टोनाइट, सिरोही, अजमेर, उदयपुर, पाली, ग्रेनाइट, उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, पाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये दोस्तों असत्य है, बाकी सारे सही है। अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ गुण वाला कोयला होता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमेन, पीट या लिग्नाइट? तो एंथ्रेसाइट सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला कोयला। राजस्थान में तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? कोटा व सूरतगढ़ में। भारत में खनिज तेल सर्वप्रथम कहाँ खोजा गया? तो भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल है असम, डिगबोई। ठीक है, तो असम हो जाएगा राइट आंसर, असम, डिगबोई क्षेत्र में। वर्तमान में भारत का सर्वाधिक जो तेल उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है वो बॉम्बे हाई है। कौन सा है? बॉम्बे हाई। अगला प्रश्न, भारत में यूरेनियम प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, भारत में यूरेनियम प्रमुख रूप से झारखंड और राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, मोनोजाइट मिट्टी में, ये मोनोजाइट दोस्तों केरल राज्य में, मोनोजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? और ये मोनोजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। और थोरियम सर्वाधिक दोस्तों केरल राज्य में मिलता है और ये मोनोजाइट मिट्टी में मिलता है। अगला प्रश्न, जिस उद्योग में 10 से 100 श्रमिक छोटे से कारोबार में काम करते हैं कहलाता है? तो वो कहलाता है कुटीर उद्योग। क्या कहलाता है? कुटीर उद्योग। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योगों का स्वामित्व व संचालन किसके द्वारा होता है? तो सरकार द्वारा। अगला प्रश्न,
सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा होता है? तो माल के पूर्तिगार व कामगार द्वारा। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन। अगला प्रश्न, सेज का पूरा नाम क्या है? सेज का पूरा नाम क्या है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कृषि आधारित मौसमी उद्योग कौन सा है? तो कृषि आधारित मौसमी उद्योग शक्कर उद्योग है। कौन सा है? शक्कर उद्योग। राजस्थान की वस्त्र नगरी व राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी और मैनचेस्टर कहते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो वस्त्र उद्योग है सबसे प्राचीन। पहला सीमेंट कारखाना बूंदी में कब खोला गया? पहला सीमेंट कारखाना बूंदी में कब खोला गया? तो 1915 में खोला गया, लाखेरी बूंदी में सीमेंट का पहला कारखाना। वर्तमान में भारत में सूती वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन किन राज्यों में होता है? वर्तमान में भारत में सूती वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन किन राज्यों में होता है? तो महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। राजस्थान की पहली शक्कर मिल चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में निजी क्षेत्र में कब स्थापित हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1932 में। 1932 में राजस्थान की पहली शक्कर मिल चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में 1932 में स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग खनिज आधारित है? तो निम्न में से कौन सा उद्योग खनिज आधारित है? तो सीमेंट उद्योग है, ये खनिज आधारित है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 66.10%। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कोटा है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपसे पूछ ले तो कौन सा है? कोटा है। अब आपको एक चीज बताने दोस्तों, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है। राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? एक बात ये पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले की है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता किस जिले की है। राजस्थान में महिला साक्षरता सर्वाधिक किस जिले की है, और राजस्थान में महिला साक्षरता सबसे कम किस जिले की है। इतने ही प्रश्न पूछेगा रीट में, इससे फालतू साक्षरता में से नहीं पूछेगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालोर। कौन सा है? जालोर। अगला प्रश्न, जालोर में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54.9%। पुरुष व महिला साक्षरता सर्वाधिक किस जिले में है? पुरुष व महिला साक्षरता सर्वाधिक किस जिले में है? तो देखिए, पुरुष साक्षरता सर्वाधिक झुंझुनू जिले में है, महिला साक्षरता सर्वाधिक कोटा जिले में है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष व महिला साक्षरता न्यूनतम किन जिलों में है? तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता है, ये है दोस्तों प्रतापगढ़ में। कहाँ? न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में, ठीक है। और न्यूनतम महिला साक्षरता है जालोर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्मावलंबियों की आबादी कितनी है? 88.5%। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत की ओर से सरकार ने किस कार्यक्रम का आयोजन किया?
अतुल्य भारत। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना कब की गई? 1979 में की गई। कब की गई? 1979 में। राजस्थान का पर्यटन प्रतीक है। राजस्थान का पर्यटन प्रतीक है दोस्तों, ये मैंने तो किताब वाला ही उठाया है। यदि कोई चेंज हुआ है तो आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राजस्थान का पर्यटन प्रतीक है तो भारत का अतुल्य राज्य। श्री महावीर जी का मंदिर कहाँ स्थित है? श्री महावीर जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है। रणकपुर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो रणकपुर का मंदिर है ये पाली में स्थित है। कहाँ? पाली। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? गोविंद देव जी का मंदिर है दोस्तों जयपुर में स्थित है। परिवहन कहलाते हैं। तो उपरोक्त सभी क्षेत्र की रक्तवाहिनियां क्षेत्र का हृदय, क्षेत्र की धड़कन। आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहलाते हैं। तो परिवहन। आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा परिवहन को कहते हैं। राज्य का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग कौन सा है? NH8 है। NH8 है, ये व्यस्ततम है। अपन को नवीन याद नहीं करने दोस्तों, अपने तो पुराने वाले ही आएंगे। अपन को नवीन आंकड़े ध्यान में नहीं रखने परिवहन के, पुराना ही पूछा जाएगा अपन से डाटा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH15 है। पीछे आ गया दोस्तों रीट में। एक बार तो पूछ लिया था कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH15। एक बार पूछ लिया कि NH15 कौन कौन से जिलों से गुजरता है या कौन से जिले से नहीं गुजरता है। तो प्रश्न भी एग्जामिनर उसी के इर्द गिर्द से उठाता है। और सीधी सी बात है दोस्तों, मुझे बोल दे कि आप एक पेपर बनाओ और मैं पेपर सेट करूँगा ना, तो मैं सबसे पहले क्या रखूँगा, मैं अगल बगल में ओल्ड पेपर रख लूँगा। ओल्ड पेपर रख करके उसी एरिया में घूमता है एग्जामिनर और वहीं से वो प्रश्न उठाते हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि ओल्ड पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आप माइंड में रखो। अगला प्रश्न, कौन से राजमार्ग राजस्थान को गुजरात के काडला बंदरगाह से जोड़ते हैं? कौन से राजमार्ग राजस्थान को गुजरात के काडला बंदरगाह से जोड़ते हैं? तो NH14 व NH15। अगला प्रश्न, भारत की पहली रेल कब चलाई गई? भारत की पहली रेल कब चलाई गई? तो 1853 में चलाई गई भारत की पहली रेल, मुंबई से ठाणे के बीच। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो लगभग 5000 किलोमीटर। कितनी? 5000 किलोमीटर। राजस्थान में पहली रेल कब चलाई गई? तो राजस्थान में पहली रेल कब चलाई गई? 1874 में। 1874 में। बांदीकुई, आगरा फोर्ट, वही है दोस्तों ये। अगला प्रश्न, राजस्थान का रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये पूछ लिया गया दोस्तों प्रश्न पुलिस के अंदर, जयपुर में। राजस्थान का रेलवे परिवहन के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। और राजस्थान में रेल के कितने मंडल हैं? आपसे मंडल पूछ ले तो 2 है, मुख्यालय पूछ ले तो 5 है दोस्तों, ठीक है, 5। अगला प्रश्न, राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र? जयपुर। हाँ, केंद्र दोस्तों 5 है। केंद्र पूछ लेना आपसे तो रेलवे के केंद्र कितने हैं, मतलब मुख्यालय भी बोल सकते हैं आप, वो 5 है। इनमें बड़ा है जयपुर। मंडल पूछ ले तो 2 ही है। मंडल कितने हैं? 2। अगला प्रश्न, राज्य में मेट्रो की शुरुआत 2015 में किस शहर से की गई? ये प्रश्न दोस्तों पूछ लिया गया पुलिस के अंदर।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर। राज्य में मेट्रो की शुरुआत 2015 में किस शहर से हुई, जयपुर से। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में कहाँ स्थित है। तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में कहाँ स्थित है, तो डबोक में। ठीक है, तो ये 150 प्रश्न दोस्तों ज्योग्राफी पोर्शन के थे, और ज्योग्राफी का पूरा आ गया है दोस्तों आपका मैटर। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यदि प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर तो यहीं से पूछ कर जाएगा वो, क्योंकि कुछ छोड़ा ही नहीं है अपन ने। और इसके बाद दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का आएगा, फिर आएगा इतिहास का वीडियो, फिर बाद में दोस्तों इन तीनों वीडियो को मैं एक करके चढ़ा दूंगा। आप जितनी मर्जी आए उतनी बार देखना। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना।